हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 10 के मैथ्स का 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हाईली चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि 26 और 91 का एचसीएफ क्या है। ठीक है, कि 26 और 91 दो नंबर है, इसका एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ आप लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 26 है, 26 का हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 को 2 से अगर हम भागा दें तो यहाँ हो जाएगा 13, यानी 26 को लिख सकते हैं हम 2 गुने 13। वैसे ही अगर हम लोग 91 का करें तो यहाँ पे 3 से ये कटता है कि नहीं, तो 9 एक 10 कट नहीं सकता, 2 से कट ही नहीं सकता क्योंकि ये आपका सम संख्या तो है ही नहीं। फिर 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 और आखिरी में 5 है ही नहीं। तो ट्राई करते हैं 7 से। तो अगर 7 से अगर आप लोग जानते होंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, यानी 91 का अगर हम लोग निकालें तो हो जाता है 7 गुने 13। अब जो नंबर, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कॉमन दिखता है वही हो जाता है इसका एचसीएफ। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है कॉमन, वो दिख रहा है आपको यहाँ पे 13। यहाँ पे 13 सबसे बड़ा नंबर है जो यहाँ पे कॉमन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, तो अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है वो पूछा जा रहा है। अब अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो यहां से दिख सकता है कि यहाँ पे √7 है, तो √7 होने के कारण ये तो प्राइम संख्या हो गया। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या आपका हो गया। यहाँ पे भी 3 माइनस रूट में 7 है, और ये भी √7 के कारण क्या हो गया, आपका एक अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ भी एक √7 है, और इसके कारण से ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। अब अगर हम लोग सी को देखें गौर से तो ये आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी, और इनटू में अगर a माइनस बी करें तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहीं से अगर देखें तो a को अगर हम 3 रखें और b को रूट में 7 रखें तो आपको दिख सकता है कि ये दोनों चीजें सेम है, यानी यहां से इसको हम लिख सकते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है माइनस फिर ये √7 का स्क्वायर है। और जब इसको सॉल्व करें हम तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और रूट का 7 का जो स्क्वायर है इसका हो जाएगा 7। और अगर 9 में 7 गया तो बचता है 2, और 2 एक कैसा नंबर है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया ना कि जो 2 है वो परिमेय संख्या है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अगले सवाल में अगर हम बात करें तो यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे सवाल में कि यदि बिंदुओं, एक बिंदु दिया हुआ है ए जो 2, -2 है, अगला दिया हुआ है बी जो -1, x है। कह रहा है इसके बीच की दूरी 5 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है हम लोगों को कि दो बिंदु दे रखा है। एक बिंदु कह रहा है कि ए है, और एक बिंदु कह रहा है कि बी है। दोनों का आपके पास दिया हुआ है वैल्यू कि ये 2, -2 है, और बी जो है वो है -1, और इसके बीच का जो है दूरी दे रखा है हम लोगों को। इसके बीच की दूरी कितना है, तो 5 है। अब हम लोग, अगर आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, तो ए बी का फॉर्मूला हो जाता है √x2 -x1 का पावर 2 प्लस y2 -y1 का पावर 2। अब इसमें अगर हम लोग सारा वैल्यू को रखें तो आपको यहां से मिल जाएगा -1, क्योंकि x2 -1 है, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये 2, इसका पावर 2 प्लस y2 कितना है, तो x, और माइनस
और y1 कितना है तो -2, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा +2 और इसका फिर पावर 2। और ए बी कितना दे रखा है तो यहाँ पे दे रखा है 5। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 5 दे रखा है। आगे हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ से अगर देखें तो क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग। इससे क्या होगा कि जो दाएं तरफ में रूट है वो हट जाएगा। इधर हो जाएगा 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इधर में रूट हट जाएगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, -1 और -2 -3। और इसका अगर पावर 2 होता है तो हो जाएगा यहाँ पे 9। फिर प्लस x का पावर 2 हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो यहां से हो गया 2 दूनी 4 यानी 4x, फिर प्लस 2 का पावर 2 हो गया 4। ये कैसे आया, तो आप लोग जानते होंगे कि x प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 फिर a फिर b प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे सारा चीजें सॉल्व करके क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये 9 4 हो गया 13, और ये 25 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 25 बराबर 0। एंड यहाँ से क्या मान आ जाएगा, अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 13 में से 25 को घटाएंगे तो बचेगा -12, तो यहाँ से हो गया -12 बराबर 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा, और यहाँ से x का मान निकालना होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आता है x प्लस, यहाँ जो 4x है इसको तोड़ना है मुझे कि यहाँ पे -12 के बराबर हो जाए मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे कि प्लस का 6x माइनस का 2x, फिर यहाँ पे हो जाएगा -12 बराबर 0। देखिए 6 में से 2 घटेगा तो 4 मिलेगा, और 6 में अगर -2 को हम गुना करेंगे तो ये -12 मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों से x को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इन दोनों से x को कॉमन लेने पे मिल जाएगा यहाँ से x, और यहाँ मिलेगा प्लस का 6, फिर यहाँ पे -2 कॉमन लिए इन दोनों में से, तो यहाँ से मिल गया -2 कॉमन, और यहाँ बचेगा x, और इस वाले जगह पे बचेगा प्लस का 6 बराबर 0। अब देख सकते हैं कि इन दोनों जगह पे x प्लस 6 है, तो यहाँ से x प्लस 6 कॉमन लेते हैं, और x प्लस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x, और यहाँ मिल जाएगा -2 बराबर में 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से दो जगह वैल्यू आएगा, एक आएगा x प्लस 6 बराबर 0, और एक आएगा यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया -6, और यहाँ से x का मान आ गया 2। अब गौर से अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो -6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में क्या दिख रहा, तो 2 दिख रहा है, तो वही हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। अगले सवाल पे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे कह रहा कि दो बिंदुओं A जो 2,4 दिया हुआ है, और एक बिंदु B है जो -2, -4 है। कह रहा इसको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। ठीक है, क्या कह रहा कि एक बिंदु यहाँ पे A है और एक बिंदु यहाँ पे B है। A का आपको यहाँ पे दे रखा है 2,4, और B दे रखा है यहाँ पे -2, -4। कह रहा यहाँ पे इसका अगर मध्य बिंदु C है तो बताओ C का निर्देशांक क्या है। ठीक है, मध्य बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मध्य बिंदु निकालने का एक तरीका था, क्या था कि अगर मान ले एक दिया हुआ है ये A, ये दिया हुआ है B, और एक A का निर्देशांक है x1, y1, और B का निर्देशांक है x2, y2, और इसका मध्य बिंदु अगर मान ले C है, तो C का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला था कि दोनों x निर्देशांक को जोड़ करके 2 से भागा, ये आपका x निर्देशांक हो जाएगा C का, और दोनों y को जोड़ के 2 से भाग देने पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा C का y निर्देशांक। ठीक है, और यही फॉर्मूला यहाँ से हम लोग को लगाने वाले हैं। तो यहाँ से अगर C का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला
ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस माइनस 2 और फिर 2 से भाग दे देंगे। और अगर y निर्देशांक निकालना है तो y को फिर जोड़ना होगा, यानी y प्लस सॉरी y नहीं, y तो 4 दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा -4/2। देख सकते हैं कि 2 से -2 कटेगा और 4 से -4 कटेगा तो मिल जाएगा 0, यानी यहाँ पे मिल गया 0,0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि बिंदुओं P जो -1,7 है और 4,-3 है, कह रहा इसके रेखाखंड को 3:3 के या 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा है? क्या बोला गया? आपसे बोला गया कि एक बिंदु यहाँ पे मान लो P है और इस बिंदु का नामकरण करते हैं Q। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं कि Q है। P का निर्देशांक दे रखा है -1,7 और Q का दे रखा है 4,-3। ठीक है, कह रहा एक बिंदु है, मान लेते हैं बीच में R। ठीक है, जो इस लाइन को 2:3 में बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है। तो आपसे कह रहा कि R का निर्देशांक क्या होगा बताओ। ठीक है, मान लेते हैं x y है और आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा होगा कि x क्या होता है। तो x होता है कि ये मान लें m है और ये मान लेते हैं n है और ये है x1 y1 और ये q का है x2 y2। तो x निकालने का एक फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद होगा तो x निकालने का फॉर्मूला था, ये m को मल्टीप्लाई करते थे इधर वाले से, क्या हो जाता था mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। वैसे ही y निकालने का भी फॉर्मूला था कि m फिर y2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। ये फॉर्मूला था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो यहाँ पे देख के अब याद कर लें ताकि आपको याद रहे एग्जाम में। ठीक है, चलिए x निकालते हैं। तो x अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, m तो यहाँ पे 2 है गुने, यहाँ पे अगर x2 की बात करें तो वो तो 4 है, फिर प्लस n यहाँ पे 3 है और x1 यहाँ पे -1 है, बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3, सॉरी। फिर यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 गुने 2 8, 3 गुने -1 हो जाएगा -3 और नीचे 2 और 3 को जोड़ने पे आ जा रहा है 5, यानी यहाँ से आ गया 5/5, कट कुट के यहाँ पे हो गया 1, यानी x निर्देशांक r का क्या हो गया 1। अब अगर हम लोग y निर्देशांक निकालें तो हो जाएगा 2 गुने -3, क्योंकि यहाँ पे y2 -3 है, प्लस 3 गुने y1 यहाँ पे है 7 बटे 2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2 गुने -3 यानी -6 प्लस 3 गुने 7 यानी 21, नीचे हो गया 3 और प्लस 2 5। 21 में से अगर 6 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ लिखेंगे 15/5। 15 जो है 5 से कट जाएगा 3 बार में और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। तो जो r का निर्देशांक आया वो यहाँ पे आ गया हम लोगों का 1,3, 1,3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और -4 है वह कौन सा है। ठीक है, तो आप लोगों को एक थ्योरी पता होना चाहिए कि अगर मान लो अल्फा और बीटा शून्यक है, ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है तो शून्यक है, और इस शून्यक का जो आपका द्विघात समीकरण बनता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में x फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा आप लोग को याद रखना है कि ये एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद कर लोगे तो आपका जल्दी से
क्वेश्चन बन जाता है। कैसे याद करते हैं, ध्यान सुनिएगा कि एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ होता है कौन सा, तो सम ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट आपको दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, उसका आपको निकालना है सम। साथ में रखना है एक्स प्लस यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये बराबर जीरो लगा देना होता है। यही आपका बन जाता है फॉर्मूला। है ना आसान? बस इसको याद रखना है, सारा काम यहाँ पे हो जाए। कैसे, देखिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग को जो शून्यक दिया हुआ है, अल्फा मान लेते हैं -3 है और बीटा मान लेते हैं कि -4 है। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का सम यानी कि एडिशन। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो हो जाएगा -3 प्लस -4, यानी जोड़ने पे कितना आ गया, -3 और -4 होता है -7। और अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, -3 गुने -4, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 गुने 4 यहाँ पे हो गया 12। अब हम लोग को जो रखना है यहाँ पे बस रख देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, तो माइनस का 7, साथ में एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया यहाँ पे 12 बराबर 0। अब यहाँ से कितना आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। और यही आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चाहिए था, द्विघात बहुपद, वो यहाँ पे आपको मिल गया है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विभेदक शून्य है तो उसके मूल कैसे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जब कभी भी आपका विविधकर या विभेदक बोला जाए, यानी डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, विविधकर अगर 0 के बराबर है तो याद रखिएगा कि उसका जो मूल होता है वो वास्तविक तथा बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आपका विविधकर 0 से बड़ा है तो जो मूल है तो होता है वो वास्तविक वास्तविक तथा असमान होता है। ठीक है, और अगर डी जो है वो 0 के बराबर हो जाए तो वास्तविक तथा समान होता है, वास्तविक तथा समान होता है। ठीक है, और अगर आपका जो विविधकर है 0 से छोटा है, मतलब माइनस वाला नंबर, जैसे -1, -2, -3, अगर ऐसा नंबर आए तो कहते हैं कि इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कि वास्तविक मूल नहीं होगा। बस इतना ही काम करना है आप। अब यहाँ पे देखिए आपसे बोला ये वाला कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा समान, समान को ही हम लोग बराबर भी कहते हैं। अगला सवाल चलते हैं। अब अगला सवाल कह रहा कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद जो an है वो 2n+3 है, कह रहा इसके द्वारा दिया गया है तो पहला पद क्या होगा। अब ध्यान सुनिए कि आपसे बोल ही रखा है कि जो an है वो यहाँ पे 2n+3 है। ठीक है, nवां पद, तो आपसे कह रहा पहला पद, यानी n का वैल्यू आपसे 1 रख के बोल रहा कि क्या आएगा। तो यहां से हम लोग अगर a1 को निकालें तो हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 3, 2 गुने 1 2 हो गया, प्लस में 3 किए तो यहां से आ गया 5, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि समानांतर श्रेणी एपी के पहले 10 पदों का योग क्या है। और यहाँ पे एपी का कुछ पद दे रखा है, कैसा है, तो 2, 4, 6, 8 है ना, एंड आगे फिर चला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको योग का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो एस एन होता है, ठीक है, योग को हम लोग किसी डिनोट करते हैं एस एन से। उसका एक फॉर्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n-1 साथ में d। ठीक है, n क्या है, तो आपका कितना पदों का सम निकालना है वो, a क्या है तो पहला पद, d क्या है तो समानांतर है। ठीक है, समान अंतर जो होता है वो है कॉमन डिफरेंस।
तो यहाँ पे सारा डाटा पहले निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो n तो बोल रखा है कि 10 है, और a की अगर बात करें तो पहला पद जो होता है वही a होता है, यानी कि 2 है। अब मेरा काम यहाँ पे है d को निकाल। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पहले ही बोल रखा है ap, तो सिर्फ क्या करते हैं हम लोग a2 में से a1 को घटा देते हैं, यानी 4 में से 2 को घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2, यानी जो जो चाहिए था मुझे मिल गया। अब निकालते हैं हम लोग एसएन। तो एसएन का जब फॉर्मूला लगा के निकालें तो एन तो यहाँ पे 10 दे रखा है, यानी 10/2 हो गया। फिर यहाँ हो गया 2 गुने ए के जगह पे यहाँ पे हम लोग 2 रख सकते हैं, प्लस एन के जगह पे हम लोग रख सकते हैं 10 माइनस 1 के जगह पे 1, और फिर डी के जगह पे रख सकते हैं हम लोग 2। बस इसको यहाँ पे अब सॉल्व कर लेना है। 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 5 गुने 2 गुने 2, यहाँ से हो गया 4, प्लस 10 गुने 10 माइनस 1, तो यहाँ से 9 हो जाएगा, और 9 गुने 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। यहाँ से हो गया 5 गुने 4 प्लस 18 हो जाएगा 22, और 22 में अगर 5 से गुना करें तो ये होता है 110। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि यदि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? समरूप का मतलब याद रखिएगा क्या कह रहा, जो आप लोग पढ़े होंगे कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब इसके भुजाएं समान रेशियो में होता है, ठीक है, और साथ साथ जो एंगल है वो भी बराबर होता है। तो याद रखिएगा संगत कोण जो होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा आसान सवाल है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप लोगों को चार्ट जो बनता है, एक जो आपका चार्ट बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला, कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान, टेन 90 का मान, तो ये सारे जो चार्ट बनते हैं वो चार्ट आपको पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और फिर आप लोग अपना मान कैसे, क्योंकि वहां पे आपको वीडियो में बताया गया है कि कितने आसान तरीके से आप सारे मान को याद कर सकते हैं। तो जाके वहां पे वो वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको वहां पे आसानी से सीखने को मिल सकेगा। और इसके लिए आपको बता देते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, यानी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा कि साइन ए जो है वो 3/5 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तो आप लोगों ने आइडेंटिटी जो पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं कि साइन ए का मान दे रखा है तो कॉस ए निकाल सकते हैं। और एक और तरीका आप लगा सकते हैं जो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल से यूज करके बनाएंगे। क्या है? तो ये मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये मान लेते हैं फिलहाल ए है, ये बी है और ये सी है। अब ध्यान सुनिएगा, साइन ए जो होता है वो होता है 3/5 जो दिया हुआ है, तो साइन ए जो होता है वो होता है p/h, और p का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 3, यानी ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसको निकाल सकते हैं ए बी को। ए बी क्या हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? रूट अंडर 25 माइनस 9, यानी रूट अंडर 16, तो कह सकते हैं यहाँ से आ जाएगा 4। और कॉस ए हम लोग जानते हैं कि होता है b/h, और यहाँ से ये जो है ये तो ये b आ गया यहाँ पे 4, और h यहाँ पे 5 है, तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा 4/5। ये हुआ पहला मेथड। और अब हम लोग सॉल्व करते हैं ये जो छोटा वाला मेथड बताया ना सेकेंड वाला, उससे। तो साइन ए कितना दिया हुआ? 3/5, और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1,
तो यहां से कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लोग उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर यानी 9 और 5 का स्क्वायर यानी 25। इसको हम लोग उस पर सॉल्व करें तो 1 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25 और यहां से हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी 25 में से 9 गया तो बचा 16/25 और ये क्या आया है, तो ये आया है कॉस स्क्वायर ए। हमें चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो उधर जाके हो जाएगा रूट और 16/25। 16 का रूट 4 हो गया और 25 का रूट 5 हो गया, तो कितना आ गया 4/5। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे कह रहा कि एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का सवाल आए तो फिगर से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये आसान होगा। और एग्जाम में तो जब ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आए तो ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है और फिगर जरूर बनाना है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में रिटर्न में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। मान लेते हैं कि ये मीनार है ए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा जमीन पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष तक का यूनियन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा कि एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं सी है और इससे मीनार का जो शीर्ष है इसका यूनियन कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो कह रहा मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी क्या है। ध्यान सुनिए, कह रहा कि जो ये जो है ना मीनार का आधार और ये जो बिंदु है सी इसके बीच का दूरी यानी बीसी आपसे निकालने बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये तो आपको यहाँ बन जाएगा एक समकोण बन जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का यूज करके हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ये आपको दे रखा है कि मीनार का जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, वो बोल रखा है आपसे। अब ध्यान से सोचिए कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, कौन सा ऐसा त्रिकोणमिति जो रेशियो है वो ए बी और बी सी यानी परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों के बीच संबंध बताता है। तो लंब और आधार के बीच जो संबंध बताता है वो होता है टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम टेन 30 डिग्री लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ए बी बटी बी सी। ए बी बटी बी सी हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री का मान हम लोग को याद है कि ये तो 1/√3 होता है और हमें ए बी दिया हुआ है 50 बटे बी सी हो जाएगा बी, और अब यही चीज हम लोग को दोनों निकालना है। अब क्या करते हैं, बी को इधर भेज देते हैं और √3 को इधर, तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 50√3। ठीक है, बी यहाँ पे हो गया 50√3। चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। क्या कह रहा, ध्यान रखिएगा। कह रहा कि एक आपके पास यहाँ पे वृत्त है, मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है। ठीक है, और इसका मान लेते हैं कि ये आपका केंद्र दे रखा है। कह रहा इससे 25 सेंटीमीटर दूर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। क्या करा के आगे कि एक स्पर्श रेखा इस पे खींचा गया है। ऐसे करके एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो कह रहा बताइए इस स्पर्श रेखा का कितना लंबा होगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा कितना लंबा होगा ये पूछा जा रहा है। यानी मान लेते हैं ए बी नामकरण करके और ये सेंटर को मानते हैं ओ।
यहाँ पे हम देखें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा एक समकोण बन जाएगा। तो इस समकोण का यूज करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से कह सकते हैं कि मुझे ए बी चाहिए और ये 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और साथ कह रहा कि जो इसका त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पे बाय फॉर्मूला चलें तो क्या हो जाएगा, ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, ओ बी कितना है, तो ओ बी यहाँ पे 25 है, यानी 25 का स्क्वायर माइनस ओ ए कितना है, तो 7 है, तो 7 का यहाँ पे हो गया स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर देखें तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ पे जो ए बी स्क्वायर आया वो कितना आया कि अगर 625 में से 49 जाएगा तो बचेगा 576, 576। और यहाँ से अगर हम लोग एपी निकालना चाहें तो ए बी हो जाएगा √576, और √576 हम लोगों को याद है कि ये 24 होता है। तो ए बी का लेंथ जो है वो हो गया 24 सेंटीमीटर, यानी जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आ गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। और आप लोग जानते होंगे कि जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक गोले का, वो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आयतन का फॉर्मूला है। अब इस पे अगर हम लोग मान रखें तो हो जाएगा 4/3 गुने पाई, यहाँ पे होता है 22/7 गुने, अब यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है त्रिज्या वो 7 है, और 7 कितनी बार होगा, तो 3 बार, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। तो एक साथ से एक साथ कटा, और यहाँ से आ गया 22×4 = 88 गुने 7×7 = 49/3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर 88 और 49 को अगर गुना करें हम, तो यहाँ हो जाएगा 9×8 = 72 का 2, 7 हाथ में, 9×8 = 72 और 7 यहाँ पे हो गया 79। ठीक है, चलिए अगला 8×32 का 2, 3 हाथ में, 8×32 और 3 35। यहाँ से आ गया 2, 9×2 = 11 का 1 हाथ में 1, 7×1 = 8, 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1, और 3 और 1 हो गया 4, यानी 4312 आ गया। 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। बट ऐसे आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर गौर से अगर देखें तो ऐसे ही दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वापस 0 0 वाले टर्म तो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इसी कारण से हम लोग कभी कभी गेस भी कर लेते हैं। चलते हैं अब अगले सवाल पे। कह रहा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। अब सोचिए कि जो घटना घट ही नहीं सकती है उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीजें आपको याद करने के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं रहेंगी फिर दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। कह रहा दिए गए आंकड़ों में माध्यिका क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी माध्यिका निकालने के लिए बोला जाता है, जो भी आंकड़ा दिया है उसको घटते से बढ़ते हुए, ठीक है, याद रखिएगा, छोटा से बड़ा यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको उसको लिखना है। तो उसको लिखने के बाद जो सबसे बीच में नंबर आएगा वही हो जाएगा माध्यिका, यानी यहाँ पे बीच में नंबर कौन सा है, तो 30। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया माध्यिका। अगला सवाल, अगला क्या है कि 52 कार्डों के एक डेक से बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग तो ताश वगैरह देखे ही होंगे और कभी कभी तो खेल भी लिए होंगे। तो अगर आप लोगों ने खेला है तो सही है, और अगर नहीं खेला है तो एक बार कार्ड जो है वो एक बार देख लीजिएगा।
उसमें 4 तरीके के कार्ड होता है जिसको हम लोग 4 सूट कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो होता है, अगर बात करा जाए तो 52 कार्ड, जो 52 कार्ड है उसमें से आधा कार्ड लाल का होता है और आधा जो होता है वो काले कलर का होता है। यानी 26 आपका लाल हो गया, 26 आपका काला हो गया। काला में भी दो भाग होता है, ध्यान रखिए क्या कह रहे हैं कि जो 52 कार्ड है इसका पहले तो दो भाग होता है, और दो भाग में से बढ़ता है 26 कार्ड जो होता है वो लाल वाला, और 26 कार्ड जो बढ़ता है वो बढ़ता है ब्लैक वाला के लिए। ठीक है, और 26 में फिर दो भाग बढ़ता है, फिर यहाँ पे दो भाग बढ़ता है। ये एक हो जाता है आपका रेड, जो होता है वो होता है एक हार्ट। ठीक है, दिल, जो आपको ऐसे करके बना हुआ दिखेगा। एक होता है आपका डायमंड, जिसको हम लोग ईंट कहते हैं, ये इस वाले शक्ल का होता है। ठीक है, और ब्लैक में दो होता है, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। ठीक है, स्पेड कैसा, तो ये पत्ता वाला, क्लब कैसा, तो ये पान वाला। हाँ, आप लोगों ने पान देखा होगा, ऐसे करके ऐसे वाला। चार कार्ड होता है, ध्यान रखिएगा कि ये होता है लाल वाला, और ये दोनों जो है वो होता है ब्लैक वाला। ठीक है, और हर एक में फिर 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें और 13 इसमें, टोटल कितने हो गए, तो 52। अब ध्यान रखिए कि सब में एक बादशाह होता है, सब में क्या होगा, एक बादशाह होगा। तो टोटल कितने बादशाह हो गए, चार। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फेवरेबल आउटकम्स, देखिए टोटल आउटकम्स तो आपको पता है कि 52 रहने वाला है, तो नीचे हो गया 52। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने बादशाह आपके पास हैं, तो ध्यान रखिए वो क्या बताया अभी कि सबके पास एक एक बादशाह होता है। तो कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 4। तो कितना आ जाएगा, 4 से 52 कटेगा 13 बार में, यानी यहाँ पे जो प्रायिकता हो जाएगा वो हो जाएगा 1/13। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ सकते हैं अब। तो अगला सवाल कह रहा कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दे रखा है। तो मान लेते हैं जो अनुपात दिया हुआ है कि R1/R2। एक बेलन R1 एक बेलन मान लेते हैं, उसका जो रेडियस है वो R1 है, और दूसरे बेलन का जो रेडियस है वो R2 है। उसका अनुपात दे रखा है कि ये 1/2 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मान लेते हैं कि H1/H2 है। H1 पहले वाले के लिए, H2 दूसरे वाले के लिए, ये दे रखा है 5/3। तो कह रहा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहले वाले का V1 है, दूसरे वाले का V2 है। V1 अगर फॉर्मूला से चले तो हो जाएगा पाई R1² H1 बटे, V2 की बात करें तो हो जाएगा पाई R2² साथ में H2। पाई से पाई कटा, और इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो लिख सकते हैं कि ये R1/R2 का पावर पूरे में 2 है, क्योंकि R1 का पावर 2 है, साथ में R2 का पावर भी 2 है। और फिर इनटू में यहाँ पे हो जाएगा H1 बटे में H2। अब देख सकते हैं कि R1/R2 इसीलिए दिया हुआ था 1/2 कि आप एक साथ यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर में 2 गुने H1/H2 आपको दे रखा है 5/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी यहाँ से आ गया 1/4 गुने, यहाँ से आ गया 5/3। अगर यहाँ पे सॉल्व करें इसको अच्छे से तो हो जाएगा 5 गुने 1 5, और 4 गुने 3 यहाँ हो जाएगा 12। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 5/12। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन जो है वो क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं। कह रहा एक शंकु है कुछ इस शेप का,
ठीक है। और इसका कह रहा कि जो ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा, इसका ऊंचाई जो है ये h दे रखा है, कितना है तो 24 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या है यानी r, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा कि इसका आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो आप लोग फॉर्मूला अगर याद रखे होंगे कि जो शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सब डाटा यहाँ पे पुट करते हैं, क्या हो जाएगा तो 1/3 गुने पाई, तो पाई रह जाएगा क्योंकि सारा आंसर जो है वो पाई के टर्म में ही दिया हुआ है। फिर आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और साथ में एच, तो यहाँ हो जाएगा 24। 3 से 24 कटेगा 8 बार में, और यहां से हो जाएगा 6 छक 36 गुने 8 और गुने में पाई। 36 को अगर 8 से गुना करें तो यहां से हो जाता है 288, तो ये हो जाएगा 288 पाई, यानी यहां से 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है उसका मूल है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका कि आप इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लें, और फिर यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गौर से देखें ये तो इतना आसान नहीं रहेगा इसका मूल निकालना। तो तरीका क्या लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमको मान निकालना था। क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम लेने पे हो जाएगा अल्फा बीटा, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो गौर से अगर देखें कि ये तो ऊपर में सम ऑफ रूट्स है और नीचे में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। और ये हम लोग कुछ देर पहले ही बात किए थे, क्या था, हम लोग क्या बात किए थे पहले कि जो, एक सेकेंड, ये कि अगर अल्फा बीटा आपको जीरोज दे रखा है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो, उसका इक्वेशन होता है। तो ध्यान रखिए अगर ये इक्वेशन है तो उल्टा भी तो काम करेगा। ठीक है, कि अगर ये इक्वेशन है तो उल्टा भी तो अल्फा बीटा इसका जीरोज कहला जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग वही काम करने वाले हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी का हम लोग यूज करते हैं। क्या हो जाएगा ये, तो जो दो है, ठीक है, ये आपको सम रूट्स निकालने में काम करेगा। क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा यहाँ से -2, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा एक्स का कोफिशिएंट पूरा पूरी मत लीजिएगा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट जो रहता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से -2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे हो गया 3। कैसे लेते हैं, ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसा कुछ दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और बोला जाएगा इसका दो रूट है अल्फा साथ ही साथ बीटा, तो ध्यान रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा c/a। और यहीं से हम लोगों ने निकाला है b कितना है, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो a यहाँ पे 1 है तो यहाँ से हो गया -2/1 यानी -2, और प्रोडक्ट की बात करें होता है c/a, तो हो जाएगा 3/a मतलब 1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया है, तो बस यहाँ पे मान को रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया -2 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 3, तो आंसर कितना आ गया -2/3। ऑप्शन दिख रहा है कहीं, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ भी ये क्वेश्चन कंप्लीट रहा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि 6x² -7x -3 के शून्यक क्या होंगे। ठीक है, इसके शून्यक क्या होंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां से अगर देखें तो ये दे क्या रखा है कि 6x² -7x -3
जब भी शून्य निकालना होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 से बराबर कर लेते थे। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों को करना क्या होता है कि 6 और -3 का गुणनखंड जो -18 होता है, उसको कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -7 के बराबर हो जाए। तो अगर आप गौर से देखें तो इसको अगर हम लोग ऐसे तोड़ें कि -9 और साथ में 2, तो अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें आखिरी में, तो हम लोगों को फिर वो -7 मिल जाएगा। तो इसको इसी तरीके से तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6x² माइनस में 9x फिर प्लस में 2x -3 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करते हैं कि पहले दोनों में से 2x क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3x, तो 3x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3। ठीक है। और फिर इनमें से क्या करते हैं, एक को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ होगा 2x -3 बराबर में 0। हाँ, अब दोनों से देख सकते हैं कि 2x+3 दोनों में है, तो यहाँ पे 2x+3 दोनों से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3x और यहाँ पे क्या बचेगा, तो प्लस में 1 बराबर 0। अब यहाँ पे जो जीरोज देने वाला है यानी मूल देने वाला है, जिसको शून्य भी कह सकते हैं, वो देने वाला है 2x -3 और दूसरा देने वाला है 3x+1। दोनों को क्या करते हैं, 0 से बराबर कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर में 3 यानी x यहाँ से आ गया 3/2। और जब दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 3x बराबर -1 यानी x बराबर हो गया -1/3। अब ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा कि 3/2 और -1/3, तो यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/2 और -1/3। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, कौन सा समानांतर श्रेणी में है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहला ही दिख रहा होगा। क्या है ये पहला में, कि पहला में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है और ऐसे बढ़ता जा रहा। तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 4। तो यहीं से ये खत्म हो गया कि ये तो एपी में है ही नहीं, क्योंकि समान अंतर जो होता है वो क्या होता है, आपका बराबर होता है, तभी वो एपी में होगा यानी समानांतर श्रेणी में होगा। नहीं तो वो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगर देखें हम तो यहाँ पे कितना है, -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। तो अगर हम देखें क्या है, तो -10 -6 -2 2 एंड आगे बढ़ता गया। अगर इन दोनों का बीच का अंतर देखें तो 4 है। इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो 4 है, क्योंकि -10 से -6 गए तो 4 कदम चलना पड़ा होगा। वैसे अगर -6 से -2 गए तो यहाँ के लिए भी हमको 4 कदम चलना पड़ा। और अगर -2 से 2 तक गए तो यहाँ पे भी हमको 4 कदम चलना पड़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी समान अंतर आ रहा है वो सब बराबर आ रहा है, यानी यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही आपका समानांतर श्रेणी में है। अब ध्यान रखिएगा, जब हमको आंसर मिल गया है तो आगे क्यों चेक करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल करेक्ट आंसर रहता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी सारा गलत है। ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा कि 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है। पहले तरीका आप देख सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट इसको जोड़ करके और इनके वर्गों का योग भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ गलती है। गलती इसलिए है क्योंकि योग यहाँ पे 24 है और वर्गों का योग यहाँ पे 20 दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब वर्ग करेंगे तो नंबर और बड़ा हो जाएगा और उसका जोड़ कर हम लोग निकालेंगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गलती है, और गलती क्या है ये तो अभी फिलहाल क्लियर हो नहीं रहा। यहाँ पे 20 के जगह पे अगर 200 रहा
तो फिर काम हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 200 है और फिर उसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तरीका सॉल्व करने का, जब भी आपको तीन संख्याएं एपी में बोले तो आप लोग जो नंबर चुने वो इस तरीके से चुने कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी है। जब भी आपसे बोला जाए कि तीन संख्याएं एपी में है तो आप डायरेक्ट ये नंबर चुने। नहीं तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे वैलिड हो रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोनों कंडीशन के लिए। ठीक है, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी बात आप लोग आंसर को चेक करके आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्या है यहाँ पे कि इसके जो योग है तीनों नंबर का वो 24 है, सम इसका 24 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा कि माइनस ए बाई डी, ए माइनस डी प्लस ए और ए प्लस डी, ये कह रहा है कि 24 है। और यहां से डी कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 3a। तो 3a बराबर में कह रहा 24 है, तो a कितना हो जाएगा, 24/3। और 3 से अगर 24 को कट करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी a का मान यहाँ से 8 आ गया। और a अगर 8 आ गया तो बाकी अगर हम लोग नंबर के बारे में सोचें, अगर हम नंबर के बारे में सोचें तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस डी, ये हो जाएगा 8, और 8 प्लस डी। अब दूसरा चीज क्या बोला कि इनके वर्गों का योग 20 है, सॉरी 20 नहीं, 200, 200, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8 माइनस डी का पावर 2 प्लस 8 का पावर 2 प्लस 8 प्लस डी का पावर 2, ये बोल रखा है कि 200 है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर d का स्क्वायर, तो यहाँ पे d स्क्वायर हो गया। फिर माइनस में 2ab यानी 2 गुने, यहाँ से हो जाएगा 8 गुने d। फिर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस 8 का स्क्वायर फिर से यहाँ पे हो गया 64, और फिर यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 2ab यानी 2 गुने 8 गुने डी बराबर में 200, तो दे रखा है। अब देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में कट जाएगा, और 64, 64, 64 तीन बार है, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 192। ये 64 तीन बार है, तो 64 को 3 से गुना करेंगे तो आपको 192 मिलता है। और साथ में डी स्क्वायर दो बार है, तो ये हो गया 2d² बराबर में 200। अब इस वाले 192 को उधर भेज देते हैं तो मिल जाएगा 2d² बराबर में 200 माइनस 192, यानी 2d² यहां से आ गया 8। ठीक है, अब अगर हम लोग डी स्क्वायर की बात करें तो डी स्क्वायर यहां से हो गया 8/2, यानी 2 से 8 कटा 4 बार में, तो डी स्क्वायर यहाँ पे हो गया 4, तो डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए डी 2 नहीं आएगा, आएगा प्लस माइनस 2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करना है, तो डी को हम 2 लेके चलते हैं। तो नंबर कौन सा आ जाएगा, यहाँ से अगर डी 2 लेके चले तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 2, फिर 8 और 8 प्लस 2, यानी क्या आ गया, तो 6, 8 और 10। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि एपी 10, 7 और 4 जो आपका तीन टर्म स्टार्टिंग का दे रखा है, कह रहे हैं तीसवां पद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला पद 10 है, और अगर इसका हम निकालना चाहें डी तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10 यानी -3। और आपसे पूछा है तीसवां पद, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए तीसवां क्या हो जाएगा कि a प्लस 29d। अब सब मान को यहाँ पे रख देते हैं, a यहाँ पे 10 है, प्लस 29 गुने d यहाँ पे -3 है, कितना आ गया 10। और 29 को अगर 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 87, यानी माइनस का आ गया यहाँ पे 87। 10 में से 87 गया तो हो गया माइनस का 77, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आपसे कह रहा कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका माध्यिका क्या होगा। ठीक है, माध्यिका आपको निकालना है, तो क्या बताए थे
कि पहले नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा यहाँ पे है 7, फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है तो 8, फिर उससे बड़ा 9, फिर उससे बड़ा 10, फिर उससे बड़ा 11, फिर उससे बड़ा 12, फिर उससे बड़ा 15। ये नंबर आपको दिया हुआ है। तो जो बीच में नंबर आता है वही कहलाता है माध्यिका। तो बीच में कौन सा नंबर है 10, यानी 10 क्या हो जाएगा इसका माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण यहाँ पे पूछ रहा है कि है। तो ध्यान रखिए कि जहां पे एक्स स्क्वायर कट रहा होगा वो तो होने से रहा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला सवाल में रूट एक्स है तो ये तो हो ही नहीं सकता, दूसरा वाला तो गलत हो गया। तीसरे वाले में कि एक बट्टा एक्स स्क्वायर है तो ये भी यहाँ पे गलत हो गया। अब बचा इन दोनों के पास, तो इन दोनों को अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा 2x² माइनस 3x बराबर, और ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। अब अगर सबको एक तरफ करके यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये इधर आने पे हो जाएगा 2x² में से एक स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x² और -3x, और ये इधर आके -2x हो जाएगा -5x, और ये इधर आके हो गया -1 बराबर 0। यानी ये सही है, पहला नंबर सही है। तीसरा यहाँ पे अगर देखें तो तीसरा भी सही हो जाएगा। कैसे सही होगा देखिए कि 3x² प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर को ओपन करेंगे तो होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुने 3 गुने एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 4। अगर इसको उधर भी करेंगे तभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म बच जाएगा। तो यहाँ पे दोनों, ये दोनों क्या है तो द्विघात समीकरण दोनों है। ठीक है, अगला सवाल। कह रहा अधि द्विघात समीकरण जो x² माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, कह रहा इसका मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर मूल बराबर है तो इसका d 0 के बराबर होता है, तो d निकाल लेते हैं काम हो जाएगा। d निकालने का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac बराबर 0। यहां से अगर देखें तो a 1 है, b यहाँ पे माइनस p है और c यहाँ पे 4 है। सारे मान को यहाँ पे रखते हैं तो b हो जाएगा माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुने a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा 4 बराबर 0। माइनस पी का स्क्वायर हो जाता है p² और -4 गुने 4 यहाँ पे हो गया -16 बराबर 0। अब p² 16 को उधर भेजेगा तो जाएगा प्लस का 16, यानी p यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं देता है प्लस माइनस रूट 16, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दिए गए जो यहाँ पे ए एफ जी है, ए ई एफ जी कहाँ है ए एफ जी। अच्छा, ये ए एफ जी ना होकर के ये त्रिभुज एफ जी होता, एक सेकेंड, ये ए ई एफ जी ना होकर के ये त्रिभुज ई एफ जी होना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। त्रिभुज ई एफ जी, ई एफ और जी की बात कर रहा है। कह रहा है इसमें एल एम जो है, ये जो एल एम है वो क्या है तो एफ जी के साथ पैरेलल में है। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछ रहा, तो कह रहा है एल ई का मान क्या होगा। तो आप लोगों ने बीपीटी पढ़ा होगा, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, थेल्स पर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो कहता है कि ई एल अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ई एल बटे एल एफ, ई एल बटे एल एफ ये बराबर होगा ई एम बटे एम जी के। ठीक है, ये कहता है आपका थेल्स प्रमेय।
तो यहाँ से सारा मान ही निकल जाएगा। मुझे ईएल चाहिए था तो ईएल को ईएल रहने दीजिए। एलएफ का मान दे रखा है 7.2 बराबर ईएम का मान दे रखा है 1.8 बटे एम जी का मान दे रखा है 5.4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा देगा, 18 से 54 कटेगा 3 बार में। तो यहां से ईएल कितना आ जाएगा, ईएल बराबर ये 7.2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाए तो नीचे यहाँ पे हो जाएगा 10, 3 से 72 कटेगा 24 बार में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 24/10, 24/10 हो जाएगा 2.4, यानी इतना सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि एल जो है वो एम के पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है, तो ए का मान क्या होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर समानांतर होता है तो दोनों कोण आपस में बराबर होता है। तो दोनों कोण अगर बराबर है तो लिख सकते हैं इसको कि 3a प्लस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 4a प्लस 40 डिग्री के। अब ए वाले की तरफ बिना ए वाले को एक तरफ करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा 3a माइनस 4a बराबर 40 माइनस 60। 3a में से 4 गया तो माइनस ए बचा, और 40 में से 60 गया तो माइनस का 20 बचा। ए से यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कटा और ए आ गया यहाँ से 20 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला सवाल चलते हैं, अ, जो कि आज का लास्ट सवाल नहीं, ये इतने ही सवाल इसमें था, तो ये आज आपका लास्ट सवाल था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियो आप लोगों को आगे मिलते रहेगी। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग इस वीडियो पे इस चैनल पे नहीं होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले और साथ ही साथ थोड़ा फायदा हमें भी हो जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आप लोगों को ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, जिससे आपका मार्क्स, आपके बोर्ड एग्जाम का मार्क्स, जो आपके फ्यूचर में भी काम देता है। बहुत लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपका बोर्ड का मार्क्स है वो फ्यूचर में कभी काम नहीं देगा, जो कि सरासर गलत है। बोर्ड का मार्क्स आपको आगे काम देता है, बट हाँ, बोर्ड को बोर्ड जैसा ही ध्यान देना है कि पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नंबर्स लाने हैं, लेकिन थोड़ा सा आराम से। ऐसा नहीं कि बस पता चला कि ज्यादा मेहनत करने के चक्कर में बीमार हो बैठे, और जो बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे से ला सकते थे मार्क्स, बीमारी के कारण वो भी सत्यानाश कर लिए। तो ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है बट अच्छे से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। देखिए, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका मार्क्स भी अच्छा रहे। अब ये नहीं कि पूरा पूरी नहीं पढ़ना है ना। तो ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़िए और साथ ही साथ मार्क्स भी अच्छे लाइए, ताकि आप लोग के घर वाले भी खुश रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।